हेलो गाइस, मैं आपका मास्टर टीचर हर्ष प्रियम आपके सामने आ चुका हूं और ये एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन है। ये एक मॉक टेस्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस मॉक टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और इसके फीचर्स क्या हैं। तो इस मॉक टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपके जेडबलई पैटर्न में होता है। इन 25 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप हैं। तो आपके जेडबलई पैटर्न में भी 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 का चॉइस करना होता है। मूविंग फॉरवर्ड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है हर एक क्वेश्चन का। तो कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे शुरू हो रहा है ये क्लियरली मेंशन है, तो आप उससे इस वीडियो में ज़्यादा अच्छे तरीके से नेविगेट कर पाएंगे। अब किस बच्चे को इस टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप अभी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं और आपको कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसको अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और हर एक सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने का अप्रोच कैसे है ये समझिए। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम आप क्वेश्चंस में कैसा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, ये समझ पाएंगे। दूसरी तरफ आप इस पूरे टेस्ट को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप हर एक सवाल पर जाएं नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प के थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस सवाल को देखकर आप खुद से उस सवाल को सॉल्व करें और एक बार ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करें ऑफ 25 क्वेश्चंस। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने में आपको टाइम कितना लगता है, आप उस चीज़ को नोट करें और नोट करने के बाद वापस से इस वीडियो को शुरू करके हर एक क्वेश्चन के पूरे सोल्यूशन को देखें। तो ये 2 तरीके का अप्रोच है। पहले अप्रोच में आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अच्छा कर रहे होंगे। दूसरे अप्रोच में आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अच्छा करने के साथ साथ अपने टाइम मैनेजमेंट को भी अच्छा कर रहे होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि किसे क्या करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस टेस्ट को अपने जेडबलई एग्जामिनेशन से ठीक 1 महीने या 2 महीने पहले देख रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि उस बच्चे को दूसरे अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वो बच्चा मोस्ट ऑफ द चीज़ें पढ़ चुका है और अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो बच्चा अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करे। तो एग्जाम से ठीक पहले हम मॉक टेस्ट देते भी हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 1-2 महीने पहले से ज़्यादा पहले देख रहा है, मतलब जेई एग्जाम ठीक सामने नहीं है, 3-4 महीने का वक्त है, 6 महीने का वक्त है, या शायद साल भर का वक्त है, तो उस बच्चे को अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट तो वो एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में कर ही लेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं, आप इस टेस्ट का लाभ उस तरीके से उठा सकते हैं। और मैंने इस टेस्ट को काफ़ी मेहनत से बनाया है और इसी उम्मीद के साथ बनाया है कि ये टेस्ट आपके टाइम मैनेजमेंट को भी अच्छा करेगा, एट द सेम टाइम आपके नॉलेज को भी बहुत बढ़िया बनाएगा। ये टेस्ट पूरी तरह से जेडबलई लेवल के हिसाब से बनाया गया है एंड दैट विल ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन फॉर योर जेडबलई एग्जामिनेशन। आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये टेस्ट पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक्स के साथ, सो दैट कि आने वाले और टेस्ट में और कंटेंट में और बढ़िया मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। एंड एट द सेम टाइम अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐसे और भी बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं जेडबलई लेवल का, तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे और आप उससे अपना नॉलेज काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट बहुत पसंद है। चलिए तो शुरू करते हैं जेडबलई के सवालों से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 119 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस इज। तो पहले समझने की बात यह है कि यहां से इस लाइन का कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालना होगा, जो पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा हो। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालने के लिए हमेशा इक्वल्स टू लेमडा लेते हैं और इक्वल्स टू लेमडा लेके हर एक को इक्वल इसके करते हैं। तो जब मैं इक्वल करूंगा x - 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x इक्वल्स टू लेमडा प्लस 3, लेमडा प्लस 3 आएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी इसके इक्वल करना होगा। तो जब इसको इक्वल करेंगे तो 2 लेमडा और इधर 4 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 4 और z की वैल्यू वैसे ही 2 लेमडा प्लस 5, 2 लेमडा प्लस 5। ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। तो ये लाइन और प्लेन जहां इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब लाइन का वो वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, तो बस आपको ये वाले पॉइंट्स उठा के प्लेन के इक्वेशन में डाल देना है, तब लेमडा आ जाएगा। एक्स वाई जेड है, सिंपल है, ऐड करना है, सबको ऐड कर दीजिए। लेमडा प्लस 3 प्लस 2 लेमडा प्लस 4 प्लस 2 लेमडा प्लस 5 और बराबर है 17। तो 2 लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा 5 लेमडा और 3 4 7 प्लस 5 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 17। लेमडा की वैल्यू 1 आ गई।
लेमडा की वैल्यू 1 जैसे ही आई, ये पॉइंट निकल गया, 1 + 3 4, 4 + 2 6 और 5 + 2 7, तो 4 6 7 पॉइंट आ गया। इस 4 6 7 पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है 119 से। बड़ा सिंपल है ये तो, 4 6 7 विथ द डिस्टेंस 119। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 9 का होल स्क्वायर और रूट के अंदर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 का स्क्वायर 4, 29 और 9 38, 38 इज द आंसर। ठीक है, समझ गए। दूसरा सवाल, तो ये रूट 38 इज द आंसर। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस टू अ मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज अनदर पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि एक पैराबोला है आपके पास, इस पैराबोला पे लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस यहाँ पे होगा a, 0, पैराबोला सिंपल है y² = 4x। ये किसी एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है पैराबोला पे, तो यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक पॉइंट लेना होगा, तभी आंसर आसानी से आएगा। 80², 280 पैरामेट्रिक पॉइंट होते हैं। अब आपको इसको जोड़ना है और इसके मिडिल पॉइंट का लोकस पूछा गया है। तो मिडिल पॉइंट को आप मान लीजिए अपने मन से h, k और आपको h, k का लोकस पूछा गया है। तो अब आप करेंगे क्या, h पहले निकाल लीजिए। तो h मिड पॉइंट है, तो a + 80² डिवाइडेड बाई 2, ये होगा h। और ठीक उसी प्रकार से k क्या आएगा, तो 0 + 280 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब आपके पास ये वाली दोनों चीज़ें आ गई, उसके बाद आपको यहाँ से t का वैल्यू निकालना है और उठा के इसमें डालना है। तो अब आप 2 को इधर भेजते हैं, 2h = a कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + t², और t की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो 2k, सॉरी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k = 80 है, तो k/a = t आ जाएगा। ये t वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो 2h = a × 1 + t², k/a डालेंगे। 2h = a × 1 + t² के जगह पे k/a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए। a² का एलसीएम बनेगा a, यहाँ पे हो जाएगा a² + k² डिवाइडेड बाई यहाँ का a²। ये a² को कैंसिल कर देगा, ये है 2h, ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ah = a² + k²। ठीक है, अब आपको पता है लोकस निकालने में हमेशा जब भी हम जिस पॉइंट को h, k मानते हैं, उस h और k को x और y से रिप्लेस करना होता है। तो अब आप इसको x और y से रिप्लेस कीजिए, तो ये हो जाएगा 2ax, ये a² को भी इधर भेज देते हैं, -a² = y²। ठीक है, तो अब अगर ध्यान देंगे तो y² दोनों में से a कॉमन निकल रहा है, तो a × 2x - a आ रहा है। अब आपको इसको मतलब थोड़ा सा अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द y² = 4ax वाला फॉर्मूला। तो पहला तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा y² = 2 कॉमन निकालेंगे तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x - a/2, और ये 2a नहीं होता है तो ये 4 होगा और a/2 लिखा जाएगा, 4 बिकॉज 4ax होता है, और ये x - a/2, ये है y²। तो फॉर्मेट बना y² = 4ax का, जहाँ पे कैपिटल A a/2 है, कैपिटल X x - a/2 है, और कैपिटल Y y के बराबर है। ऐसे पैराबोला के इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स होता है कैपिटल X = -a। अब कैपिटल X क्या था आपका, x - a/2 = माइनस कैपिटल A क्या है आपका, तो वो a/2 के बराबर। तो अगर आप कैंसिल मतलब सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू 0। ये है इसके सॉल्व करने का पूरा तरीका। तो ये उन बच्चों के लिए जो पूरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं। अब जो बच्चा JEE एग्जाम देगा वो इतना लंबा करेगा तो समय बहुत जाएगा, तो वो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाए। कैसे, देखो एक बात तो इसमें कह दी गई है कि जो मूविंग पॉइंट है उसका जो क्या कहते हैं, जो कर्व आएगा, जो लोकस आएगा वो पैराबोला है। तो अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए तो ये घूमते 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 ऐसा पैराबोला बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका ये जो नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ये पॉइंट घूमता घूमता एक पॉइंट यहाँ आएगा, तो एक टाइम पे ये दोनों के बीच का मिड पॉइंट से यहीं से पैराबोला पास करेगा, पक्की बात है। अब जब ये मिड पॉइंट है, यही उसका फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स जाहिर सी बात है यही होगा, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज द मिड, मीन्स डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज वन ऑफ द एंड पॉइंट या लास्ट पॉइंट होता है वर्टेक्स और फोकस के भी, फोकस का मतलब, सॉरी इसको ऐसे बोलना चाहिए,
डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होता है, वर्टेक्स यहाँ होता है और फोकस यहाँ होता है। तो वर्टेक्स हमेशा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर इसका वर्टेक्स यहाँ है बीचों बीच मिड पॉइंट पे, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, फोकस यहाँ है। तो अगर आप ये कॉमन सेंस लगा सकते थे तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता, बल्कि फिगर से दिख जाता कि अच्छा ये x = 0 इसका डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है। तो जो बच्चा JEE दे रहा है ना, वो अपना समय ऐसे बचाएगा और x = 0 आंसर लगाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर x = 0 आ गया, सोल्यूशन भी दिया हुआ है, वही सेम सोल्यूशन है। अगला सवाल कहता है इफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ एट द पॉइंट t, t³ मीट्स द कर्व अगेन एट q, देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides PQ internally in the ratio 1:2 is। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास y = x³ का कोई ग्राफ है। मान लेते हैं ग्राफ ऐसा होता है, x³ का ग्राफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट होता है। अब यहाँ पे किसी पॉइंट P पे कोई ग्राफ मतलब टेंजेंट बनाया गया है, तो ये पॉइंट P मान लेते हैं, और इस पे जो टेंजेंट बनाया गया है वो वापस से इस ग्राफ को मीट कर रहा है किसी पॉइंट Q पे। ये पॉइंट P जो है ये दिया गया है t, t³। अगेन ये Q पे मिला है, तो बोला ये जा रहा है कि PQ को देन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे PQ पे कोई एक पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है R, ये R इसको 1:2 के रेशियो में बांट रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको इधर 1 और इधर 2 मत कर दीजिएगा, बिकॉज PQ है तो पहले P से शुरू हो रहा है, तो इसलिए 1:2 हमेशा P के साइड से शुरू होगा। अब इसका आपको y कोऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। कैसे बताएंगे? तो पहला तो आप ये समझ लीजिए कि ये पॉइंट P दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा मेरे को सबसे पहले। तो लाइन का इक्वेशन के लिए मेरे को पॉइंट दिया है बट इसका स्लोप नहीं पता है। स्लोप पता करने के लिए मैं y' निकालूंगा, तो y' पता करूंगा तो ये हो जाएगा 3x², और ये y' मतलब स्लोप कहाँ निकालना है, t, t³। x की वैल्यू t है, t डाल दीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ y' एट पॉइंट P ये होगा 3t²। तो मेरे को स्लोप मिल गया। अब जैसे ही स्लोप मिला मैं लाइन का इक्वेशन लिखूंगा, कैसे, y - y1 = m टाइम्स x - x1 मतलब t। ठीक है, ये जैसे ही मेरे पास आ गया पूरा का पूरा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन वापस से q पे कट रहा है, मतलब वापस से इस y = x³ को काट रहा है। तो मैं इसी इक्वेशन में y = x³ पुट कर दूंगा ताकि मेरे को वो x और y मिल जाए जहां पे ये q को कट कर रहा है, नहीं तो मेरे को q पॉइंट नहीं मिलेगा। और जब तक आपको q पॉइंट नहीं मिलेगा आप p और q में 1:2 लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो y = x³ आप यहां जैसे ही डालेंगे ये हो जाएगा x³ - t³ = 3t² इंटू x - t। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरली लोग क्यूबिक सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये a³ - b³ का जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वो फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इसकी मदद से होगा क्या, यहाँ 3t² और x - t, इसकी मदद से होगा क्या कि आपका x - t और x - t कट गया। लॉस ऑफ रूट्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे इसकी वजह से आएगा क्या, एक रूट यही आएगा x = t, वो तो आपको पहले से मिला हुआ है, तो उससे लॉस ऑफ रूट्स नहीं हो रहा है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया, वो सिंपल है, x² xt प्लस t² और ये 3t² है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x² प्लस xt प्लस t² है और ये 3t² इधर आके -3t² होगा = 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट q मिल जाएगा। कर लेते हैं। तो x² प्लस xt माइनस 2t², और इसकी मदद से यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस xt प्लस 2xt माइनस xt, 2xt माइनस xt माइनस 2t² = 0। अब यहाँ पे कॉमन लिया x तो x प्लस 2t, और यहाँ पे कॉमन लिया माइनस t तो x प्लस 2t = 0। x प्लस 2t कॉमन आ गया और यहाँ से आया x माइनस t। तो x माइनस टी मेरे को ऑलरेडी मिल रखा है, x = t, ये वाला पॉइंट हो गया -2t। तो आपके पास जैसे ही ये पॉइंट आया मीन्स दिस पॉइंट इज -2t, और जब आप y = x³, ये ग्राफ किसका है, y = x³, जब आप यहाँ इस ग्राफ में x के जगह पे -2t डालेंगे तो y आ जाएगा -8t³। ठीक है, अब आपके पास ये y पॉइंट आ गया, ये वाला y पॉइंट है आपको पता, आपको 2:1 का रेशियो या 1:2 का रेशियो जैसे कहें आपको वो लगाना है। तो बना लेते हैं। ये हमारे पास लाइन है, पॉइंट Q है, ये पॉइंट है -2t
कॉमा माइनस 8t क्यूब, 2t 8t क्यूब, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है आपका, पॉइंट P जो कि है t कॉमा टी क्यूब। ये पॉइंट R आपको निकालना है जो कि 2:1 में बांट रहा है या 1:2 जैसा कह लीजिए। अब आपको फॉर्मूला पता, ऑर्डिनेट चाहिए तो y कोऑर्डिनेट निकालिए सर, ये इधर, ये इधर, तो 2 इंटू टी क्यूब 2t क्यूब, 1 इंटू माइनस 8t क्यूब डिवाइडेड बाई 2+1, 2+1, 2 - 8 - 6t क्यूब डिवाइडेड बाई 2 +1 3, ये आंसर आ गया -2t क्यूब। आंसर इज दिस -2t क्यूब। तो -2t क्यूब इज द आंसर। अब मुद्दा ये होता है कि ये तो इसका नॉर्मल तरीका है, अगर कोई बच्चा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहे या फिर प्रैक्टिस के लिए। अब ये एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर फास्ट करना होता तो क्या करते हैं। देखो फास्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप इसी इक्वेशन में t का वैल्यू कुछ पुट कर दीजिए अपने मन से। आप जैसे ही t का वैल्यू पुट करेंगे आपको दिखेगा तुरंत ही आसान हो गया। और सबसे सिंपल है, t की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। पूरा का पूरा, एक्चुअली में ये टफ क्यों बना है, क्योंकि आपको बार बार t लिखना पड़ रहा है, वो अपने आप में इसको टफ बना देता है। आप जैसे ही इसको 1 और 1 डालेंगे, 1,1 आ गया, स्लोप आपका बन जाएगा 3, और 1,1 जैसे ही आया 3 इसका स्लोप आया, आप इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत आसानी से लिखेंगे, y - 1 = 3 इंटू x - 1, और वो लाइन वापस से y = x क्यूब को कहाँ काट रहा है तुरंत मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको -2, -8 मिल जाएगा जैसे ही आपने t को 1 पुट किया। -2, -8, अब आपको इसका रेशियो निकालना है, वो चुटकियों में आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक बताता हुआ चल रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताता हुआ चल रहा हूं कि हर एक शॉर्ट ट्रिक से आप इन सवालों को आसानी से, तेजी से सॉल्व कर पाएंगे, और JEE वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेंस वी हैव गॉट -2t क्यूब। अगला सवाल, द फंक्शन दिस डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज। देखो इंक्रीजिंग पूछे या डिक्रीजिंग पूछे, हमेशा ध्यान रखना है कि इस फंक्शन में डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव लगा दो, उसी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकलेगा। तो आप डैश निकाल दीजिए इसका। तो जब आप डैश निकालेंगे f' तो हो जाएगा पहले में 12x² - 6x डिवाइडेड बाई 6 -2 cos x, और प्लस एक बार cos को कांस्टेंट रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 1 का 2 हो जाएगा cos x प्लस, और एक बार 2x - 1 को कांस्टेंट रखते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये प्लस को हटा देते हैं, माइनस साइन डालते हैं, तो -2x - 1 को कांस्टेंट रखा, cos का डिफरेंशिएशन sin x हो गया। ठीक है, ये पूरा हो गया माजरा। अब ये फंक्शन को हमको इक्वल्स टू 0 करना है, तो जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला पार्ट तो कटा तो बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1, क्योंकि 6 इसको 2 बार में काटेगा, और ये 2x - 1 और x बाहर कॉमन। मैंने क्या किया, ये 2 काटेगा तो 2x² और ये 6 कटेगा तो -x, 2x² - x कॉमन लेके 2x - 1 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके पास इन दोनों टर्म्स में -2 cos x + 2 cos x खत्म हो गया, क्लियर। अब बचा आपके पास सिर्फ -2x - 1 और यहाँ पे है sin x, इसको इक्वल्स टू 0 करना है। 2x - 1 2x - 1 कॉमन निकला, बचा क्या आपके पास, बचा है आपके पास x और माइनस sin x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है इसका 0 तो क्या है, x इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी तभी होगी जब x इक्वल्स टू 0 हो रहा है, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, x हमेशा बड़ा फंक्शन होगा कंपेयर टू sin x, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो आपका x इक्वल्स टू 1/2 बना, और x इक्वल्स टू 1/2 के इधर इंक्रीजिंग उधर डिक्रीजिंग, मतलब 1/2 से बड़े वैल्यूज लेंगे तो पॉजिटिव, छोटे लेंगे तो नेगेटिव। तो इंक्रीजेज इन 1/2 से इनफाइनाइट, 1/2 से छोटे में डिक्रीजेज हो जाएगा, हेंस द आंसर गोज सी। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, इंक्रीजेज इन 1/2 से लेके इनफाइनाइट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक था नहीं, बिकॉज बहुत ही सिंपल सा है, डिफरेंशिएशन करना है, तुरंत आ जाएगा। अगला सवाल, हाँ इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सवाल बहुत बड़े होते हैं, जिसको सॉल्व करना बहुत पेचीदा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में 80-90% केसेस में उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर होता है। अब जैसे ये सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन p इक्वल्स टू p ऑफ t एट अ टाइम t of a certain species follows the differential equation this: if p of 0 minus 850 is equals to 850, then the time at which the population because of 0 is। ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं। चलिए, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड,
तो dt को उधर भेज देते हैं, ये हो गया dp, और ये जो p वाला क्वांटिटी देखो, ये p वाला क्वांटिटी नीचे आएगा, dt ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा। तो ये हो गया अपॉन 0.5p माइनस 450 इक्वल्स टू dt। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, करेक्ट है। अब यहाँ पे log हो जाएगा, तो ये हो गया log 0.5p। अच्छा ध्यान दीजिएगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये कहाँ से कहाँ होगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेके t होगा, बिकॉज किसी का टाइम 0 से, मतलब शुरुआत से लेके किसी टाइम t तक निकालना है अपने को, तो इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बना रहा हूँ कि 0 से लेके t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो log 0.5p माइनस 450 ऐसा आ गया, और जो भी यहाँ पे रहता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में 0.5, ये चलिए लिख ही देते हैं, डिवाइड में 0.5, और ये कहाँ से कहाँ, 0 से t। ठीक उसी प्रकार t का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t होगा, t कहाँ से कहाँ, तो 0 से t। तो ये तो बड़ा सिंपल है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे 0.5 मतलब 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एक बार log में इसमें t आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 0.5 टाइम्स p ऑफ t, जब हम t पुट करेंगे, बिकॉज t पुट कहाँ होगा, p में ही पुट होगा, बिकॉज p इज अ फंक्शन ऑफ t, समझ रहे ना। तो p इज अ फंक्शन ऑफ pt, ये दिख रहा है, p इज अ फंक्शन ऑफ pt। अब माइनस 450, ये तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस 450। अब फिर माइनस, अब 0 पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे तो ये log 0.5, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहा हूँ, 2 टाइम्स log ऑफ 0.5p, यहाँ पे t आएगा माइनस 450, फिर माइनस log 0.5, और इस बार p ऑफ 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमने 0 पुट किया है, इस बार हमने 0 पुट किया है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब जब p ऑफ 0 आ गया, और माइनस 450 इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू सॉरी t, बिकॉज t माइनस 0, यहाँ पे t माइनस 0 विल बी t। अब ये आ जाने के बाद सब्ट्रैक्शन में होता है तो log डिवाइड में हो जाता है उसका आर्गुमेंट, तो log अब यहाँ पे है 0.5p ऑफ t माइनस 450, या तो आप डिवाइड में ले सकते हो या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, मतलब वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो। अब p ऑफ 0 अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 850। अब ध्यान देने वाली बात ये है, 850 मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा, 425 माइनस 450। तो यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा, जनरली जो बच्चे छोड़ते हैं वो है मॉड, तो ये जो सारी क्वांटिटीज रहती हैं वो मॉड में रहती हैं, तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो 0.5 इंटू पी ऑफ 0 850 है, तो 850 यहाँ डालेंगे, 850 इंटू 0.5 425 माइनस 450, तो log 25, तो माइनस log 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू t। अब हमसे, हाँ सॉरी 2 यहाँ बाहर मल्टीप्लाइड था। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो अब हमारे पास पूरा का पूरा वैल्यू आ गया है, अब अपने को सॉल्व करना है एंड हेंस आंसर निकालना है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हाफ को डिवाइड करके उधर भेज देते हैं, तो जब हाफ को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log p ऑफ t 1/2 आएगा, तो 1/2 इधर एलसीएम बन के माइनस 900 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कर दिया, यहाँ से 1/2 था ना, और माइनस log 25, तो माइनस log 25, ये पूरे में मल्टीप्लाइड है 2 इज इक्वल्स टू t। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ log p ऑफ t माइनस 900 बाई 2 माइनस log 25 इक्वल्स टू t है। अब अपने को निकालना क्या था, तो निकालने में ये बोला है देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ 0, नहीं एक मिनट, बिकम्स 0 होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ बिकम्स 0 इज, तो किस टाइम पर यहाँ का पॉपुलेशन 0 हो जाएगा वो टाइम बताइए। तो अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट कोई टाइम t1 रहा होगा जिस वक्त हमें हमारा पॉपुलेशन t1 उस टाइम पे 0 रहा होगा, तो अपने को ये t1 निकालना है। ठीक है, तो अब वो वाली वैल्यू यहां पुट कर दीजिए कि pt1 0 होगा जब हमारा टाइम t1 होगा, तो जब मेरा टाइम t1 होगा तो उस वक्त पॉपुलेशन हमारा 0 होगा। तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, log ये हो गया 0 माइनस 900, ध्यान रखिएगा ये सारा मॉड में है, तो 900 डिवाइडेड बाई 2 मॉड के अंदर माइनस log 25 ब्रैकेट में, और इधर है 2। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 900 बाई 2 450 बनेगा, माइनस में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ओके मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो t1 जो आएगा, t1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स log 450 डिवाइडेड बाई 25, तो log
450 डिवाइडेड बाई 25। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि माइनस में है तो लॉग, तो वो डिवाइड होगा। सॉल्व करेंगे तो एक बार में और यहाँ से 208 बार में 18, तो ये हो गया, सॉरी 2 भी लगा हुआ था, तो 2 log 18 और ये आ गया आपका टाइम 1। सो टाइम 1 इज 2 log 18। आई गेस इनका भी आंसर यही आया है। ठीक है, सो हेंस वी हैव गॉट द आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। सवाल कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 8 माइनस साइन 2x dx इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन इनवर्स साइन x प्लस cos x डिवाइडेड बाई b। ओके, तो एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है, यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, साइन, या तो आपको ये याद हो कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला आता कब है, तो अगर आपको वो याद हो कि ये 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये इसका आंसर आता है साइन इनवर्स x बाई a। या तो आपको ये पता हो, अगर ये नहीं पता है कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन हाँ, अगर ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब ज़रूर ये जो साइन 2x है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनना चाहिए, तभी तो ऐसा कुछ माजरा बनेगा। तो देखिए एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग करना है। सेटिंग मतलब यहाँ पे ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 8 माइनस साइन 2x लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 1 प्लस साइन 2x। अब ये जो 1 प्लस साइन 2x है एक्चुअली में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ये साइन 2x बन जाता है और ये 1 बन जाता है, इसीलिए 1 प्लस साइन 2x। तो ये रियलिटी में, और होल स्क्वायर, तो ये रियलिटी में 1 प्लस साइन 2x, सॉरी यहाँ पे अभी नहीं, 1 प्लस साइन 2x क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये रियलिटी में बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके डिनोमिनेटर में लिखा है और इसी चीज का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो अगर आप यहां पे मान लेते हैं कि लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, अगर आप ये मान लेते हैं तो आपका पूरा इंटीग्रेशन बैठेगा ऐसा, इंटीग्रेशन ऊपर dt आ जाएगा, नीचे 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा है, साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 3। अब आपसे क्या पूछा है, ये टी क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो डाल दीजिएगा, b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, एंड प्लस c इज अ कांस्टेंट, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इज इक्वल्स टू, तो ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b किसके इक्वल आ गया? 1,3 के, तो 1,3 ऑप्शन सी। सो वी हैव गॉट द ऑप्शन सी। ये इतना सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बड़े मजे से बन जाएगा। अगला सवाल कहता है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल दिस विच इज आउटसाइड द पैराबोला। ओके, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल है। तो क्या करना है, एक सर्कल है, सर्कल ऐसा है, ये सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस 6 है। अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x कुछ ऐसा सा बनेगा। तो सबसे पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो वाई स्क्वायर के जगह पे 9x डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 36। इसको इधर ला के सॉल्व कर दीजिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 या 36, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 3 बनना चाहिए, इक्वल्स टू 0। जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आई -12 एंड 3, साफ साफ दिख रहा है 3 वाला लेना है, बिकॉज नेगेटिव में तो इंटरसेक्शन नहीं है, तो 3, और यहाँ पे भी ये भी 3 रहेगा। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y कोऑर्डिनेट जब आप 3 डालेंगे यहाँ पे तो 9 3 ज़ा 27, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 27, रूट में ले जाइएगा तो 3√3 आएगा। हालांकि y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो अगर आप जेई सॉल्व कर रहे हैं तो आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक 3 तक आपको पैराबोला को इंटीग्रेट करना है इस एरिया के लिए, और इसके आगे के लिए सर्कल इंटीग्रेट करना है। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा क्या है, विच इज आउटसाइड द पैराबोला, ऐसा एरिया बताइए जो पैराबोला के बाहर है। तो पैराबोला के बाहर मतलब इधर वाला, लेकिन इधर वाला एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। या तो ये हो सकता है कि मैं पैराबोला को y के अलोंग क्या कहते हैं वो करूं, इंटीग्रेट करूं, और फिर मैं ये यहाँ तक, और फिर मैं सर्कल का वो उतना पार्ट करूं, वो बहुत टफ हो जाएगा। तो इससे बेहतर है मैं पैराबोला को x के अलोंग इंटीग्रेट करूं, फिर सर्कल को x के अलोंग इंटीग्रेट करूं,
जो भी इसका एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं पूरे पाई आर स्क्वायर से, ये तरीका। तो पैराबोला 0 से 3 इंटीग्रेट कीजिए, तो पैराबोला अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√x, तो 3√x आपका इंटीग्रेट होगा 0 से लेके कहां तक 3 तक, प्लस फिर इंटीग्रेशन किसका बनेगा, अब सर्कल वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट सर्कल में है, तो सर्कल में भी आपको y की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर आपके पास y स्क्वायर ये 36 है और x स्क्वायर उधर जाएगा तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी √36 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये √36 या यूं कह लो 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये कहां से 3 से लेके 6 तक जाएगा, बिकॉज रेडियस इसका 6 है, समझ गए। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाहर, x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 कहाँ से कहाँ 0 से 3 प्लस, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 √6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a²/2 मतलब 6 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, x/a की जगह पे 6, ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 3 से 6 के लिमिट में जा रहा है, तो 3 to 6। क्लियर है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए ये वाला 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, 3 अगर आपने पुट किया तो 3 पे पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, खत्म, प्लस यहाँ पे 6 एक बार पुट करेंगे, तो 6 जैसे ही पुट करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 0 हो गया, तो 0, प्लस यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 6/6 1 होता है, साइन इनवर्स 1 कब देता है π/2 पे, ये 6 स्क्वायर/2 क्या होगा 18 इंटू π/2, तो यहाँ आ गया 18 इंटू π/2, ये पहला, माइनस अब 3 डालते हैं, तो 3/2 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 ब्रैकेट में √6 स्क्वायर 36 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 27 √27, और यहाँ पे 3 डालेंगे 3/6 1/2 होता है, 1/2 इज π/6, तो ये हो गया 18 टाइम्स π/6, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ आ चुकी है, अब इतनी चीज़ जैसे ही आई अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये 3√3 3 से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 3 जा 6√3, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 9π माइनस ये 3/2, और यहाँ पे भी 3√3, तो 3 इंटू 3 9√3 डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल हो गया 3π, तो माइनस का 3π। ठीक है, अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से एलसीएम लेके 6 2 12 माइनस 3 3√3/2 बनेगा, 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और 9π माइनस 3π ये बनेगा 6π। हाँ, तो ये आ गया पूरा का पूरा एरिया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें एक बात कि ये जो एरिया आया है ये सिर्फ हाफ पोर्शन का है। हाफ पोर्शन मतलब हमने जो इंटीग्रेट किया था यहां से यहां, यह अपर पोर्शन है, तो लोअर पोर्शन का एरिया नहीं आया। तो आपने जो एरिया निकाला ये दिस दैट मतलब ये वाला और ये वाला, इसको आपको डबल करना होगा। तो जब आप डबल करेंगे तो आप बेसिकली इसमें यू विल मल्टीप्लाई 2, ये आपका 2 टोटल एरिया हो गया जो पूरा का पूरा पोर्शन है। अब जैसे ही आप 2 मल्टीप्लाई कर दिए ये बन जाएगा 3√3 प्लस 12π, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12π प्लस 3√3। ये एरिया आप माइनस करेंगे टोटल सर्कल का एरिया में से। सर्कल का एरिया क्या होगा 36π, तो 36π टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से माइनस करेंगे इसमें 12π प्लस 3√3, तो 36 माइनस 12 24, 24π माइनस 3√3 एंड हेंस दैट्स द आंसर। समझ गए सारे? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। अब इन दोनों प्लेन से अगर परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो वेक्टर आएगा वही डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा या डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो इस प्लेन का जो इससे पास कर रहा है। तो बस आपको वही करना है। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर कोई प्लेन, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कोई भी प्लेन मान लीजिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ये आपका प्लेन है। अब इस प्लेन में a b c की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो वो आपको इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा। निकाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट से। तो i j k पहला है 3 1 माइनस 2,
दूसरा है 2 -5 माइनस z है तो -1, ठीक है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, -1 और -10 हो गया i, एक मिनट j वाला क्या होगा, तो ये होगा -3 और 4, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस का j और यहाँ पे -3 और प्लस का 4 और k क्या हो जाएगा, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग k हो जाएगा -15 प्लस -2, -15 -2, दैट इज k। क्लियर। अब -10 -1 -11 आयोटा i और यहाँ पे हो जाएगा -j और यहाँ पे हो जाएगा -17k। तो ये आपका ये जो वेक्टर आया ना, दिस इज -11 -1 -17, यही आपका a b c का वैल्यू है। तो आप ये वाला डाल दीजिए, तो -11x -y और -17z प्लस d, 17z प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही आपने ये वैल्यूज डाल दी, अब ये प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, 1 2 -3 से, वो डाल दीजिए। तो 1 डालेंगे तो ये -11 -2 के जगह पे, हाँ 2 डालेंगे और -17 z के जगह पे डालेंगे -3, तो प्लस d इक्वल्स टू 0। क्लियर। सॉल्व कर देते हैं तो -13 आ रहा है प्लस 51 आ रहा है, 51 -13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 38 आ रहा है शायद, सॉरी प्लस d इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -38। तो d की वैल्यू अगर -38 आ रही है तो अब आप ये d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, या इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखा था ये वाला, इसमें d की वैल्यू -38 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप -38 डालेंगे आपको दिखेगा ये भी माइनस 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 माइनस, सारा माइनस गायब कर दीजिए, तो आंसर बनेगा 11x + y + 17z + 38। 11x + y + 17z + 38। सिंपल एक लाइन का मतलब, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था सवाल, तुरंत बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आ गया। अगला सवाल कहता है मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। ओके, क्या बोला? बोला मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/4। ठीक है, तो मतलब एक आदमी चल रहा है और वो जो चला तो जाहिर सी बात है कोई लाइन बनी होगी, तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बनाया, तो ये मान लेते हैं a बनाया, यहाँ पे b बनाया, तो ये 0, b हो गया, ये a, 0 हो गया। ठीक है, इस a और b इंटरसेप्ट बनाया, उसका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 1/4, मतलब 1/a + 1/b, एक मिनट नहीं, उस जो इंटरसेप्ट बनाया रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, उस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल जो है वो 1/a और 1/b का मीन जो है वो 1/4 के बराबर है। इन दोनों का ऐड डिवाइडेड बाई 2 यही मीन होगा, और ये 1/4 है, तो जब कैंसल आउट करेंगे ये 2, तो ये आया 1/a + 1/b इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब क्या कहता है, 3 stones A, B, C are placed at the points 1, 1, 2, 2 and 4, 4. ठीक है, respectively. Then which of these stones are on the path of the man? ठीक, तो मतलब इस आदमी का पाथ ये है, तो इस लाइन पे 1, 1 आएगा कि 2, 2 आएगा कि 4, 4 आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखो इस आदमी का जो इक्वेशन होगा लाइन का, वो x/a + y/b होगा इक्वल्स टू 1। ऐसा ही 1/a + 1/b इक्वल्स टू 1/2 से मैं अगर 2 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 2/a + 2/b इक्वल्स टू 1। अब अगर इस इक्वेशन को देखें और जो इक्वेशन ऊपर रखा हुआ है इसको देखें, तो इन दोनों में बस एक ही अंतर है कि x y की जगह पे यहाँ पे 2, 2 डाला हुआ है, दैट्स इट। तो मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं 2, 2 डाल दूं तो ये इक्वेशन आ जाएगा ऐसा। तो इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 2, 2, तो आंसर आ गया 2, 2b ओनली। ठीक है, क्लियर, बड़ा सिंपल सा सवाल था, बस हाँ लैंग्वेज थोड़ा सा पेचीदा कर दिया था और थोड़ा लंबा सवाल था तो डरावना लग रहा था, नहीं तो था आसान। चलिए जी, तो आंसर आ गया बी ओनली। अगला सवाल, इफ e to the power cos² x + cos 4x + cos 6x .. infinite into log 2 base e satisfy the equation t² - 90 + 8, then the value of 2 sin x upon sin x + √3 cos x, जहाँ पे x 0 से π/2 में। चलिए देखते हैं, पहला तो ऊपर वाला इन्फाइनाइट जीपी का सम है, तो इन्फाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/1 - r, a के जगह पे cos² x अपॉन 1 - कॉमन रेशियो भी cos² x है, तो ये sin² x हो गया, आंसर आया cot² x।
ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, e टू द पावर में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर एक्स और इनटू में लिखा हुआ है log 2 बेस e। तो ये जो मल्टीप्लाई है log के साथ, इसको इसके आर्गुमेंट के पावर में भेज सकते हैं, e टू द पावर log 2 पे पावर कॉट स्क्वायर एक्स बेस ई। फायदा इससे यही हुआ कि ये दोनों सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू जो यहाँ से बेस गायब हो जाता है, अगर log का बेस और ये सेम हो तो ये गायब हो जाएगा, ये आर्गुमेंट के बराबर आ जाएगा लॉगरिथम के फॉर्मूले से। तो 2 पे पावर कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। कहता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब इसका ये रूट है। तो पहले तो इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालोगे तो ये तो साफ साफ दिख रहा है t माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 है इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इसका मतलब इसका रूट आया है एक 1 और एक 8। मतलब ये जो 2 पे पावर कॉट स्क्वायर एक्स है, ये 2 पे पावर कॉट स्क्वायर एक्स या तो 1 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। 8 मतलब 2 पे पावर 3, या तो 1 होगा या तो 8 होगा। तो इसका मतलब ये 1 का मतलब 2 पे पावर 0 होता है, तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर एक्स या तो 0 होगा या फिर कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो 3 होगा। अब अगर कॉट स्क्वायर एक्स 0 हुआ तो 0 कब होता है, जब एक्स 0 होता है। सही बात नहीं, एक मिनट, कॉस बाई साइन नहीं, पाई बाई 2 पे होता है, सॉरी 90 डिग्री पे, कॉट 90 पे होता है। और यहाँ पे रूट करेंगे तो ये x के वैल्यू √3, ये कब आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो अगर 30 डिग्री पे आता है √3, प्लस माइनस लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 से 90 में पूछा है, तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। और क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ साइन x अपॉन साइन x प्लस √3 cos x। तो एक्चुअली में 30 डिग्री आ गया, 30 डाल दीजिए तो 2 sin 30 1 हो गया, बिकॉज sin 30 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2 1 हो गया, ये भी 1/2, और यहाँ √3/2 आता है, √3/2 इंटू √3 तो 3/2 बेसिकली। तो 1 अपॉन 1/2 प्लस 3/2, तो आंसर इज 1 अपॉन 1/2 प्लस 3/2। तो ये हो गया 2, आंसर इज 1/2, 1/2 आंसर है, आंसर इज ए। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा घुमाया था और कुछ नहीं। चलिए आंसर आ गया। अगला सवाल कहता है कि लिमिट 0 x को x 0 को टेंड कर रहा है, 0 से x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है साइन √t डिवाइडेड बाई x क्यूब। तो आई गेस यहाँ तो एल हॉस्पिटल सिंपल सा लग जाएगा। तो एल हॉस्पिटल जब लगाइएगा तो चूंकि वेरिएबल है इसका पावर, तो रूल लग जाएगा। आप ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आ जाएगा √x², तो x हो जाएगा, फिर x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x आ जाएगा, ये ऐसा आ गया ऊपर का डिफरेंशिएशन। नीचे का क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो ये x और ये स्क्वायर कट गया, साइन x बाई x 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2/3। ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, द स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है? ठीक है, तो देखते हैं टोटोलॉजी क्या होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, पहले इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ये इफ़ देन का। तो इफ़ देन जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसको हम सेट के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि इफ़ ए देन बी अगर ऐसा रहता है, तो जब आप इसको सेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका सेट इक्विवेलेंट बनता है नॉट ए और बी, नॉट ए और बी। इसको एक बार समझा भी देता हूँ। इफ़ ए देन बी, तो आप इसको स्टेटमेंट से लेके समझिए कि इफ़ आई गो टू मॉल देन आई विल वॉच अ मूवी। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं मॉल गया तो मैं मूवी देखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं मॉल गया तब तो मूवी देखूंगा पक्का, मतलब अगर ए ट्रू है तो बी पक्का होगा, तो मैंने लिखा बी ट्रू। ये एक कंडीशन हो सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन कि मैं मॉल जाऊं ही नहीं, तो अगर मैं मॉल ही नहीं जाऊंगा तो मूवी देखने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो या तो मैं मॉल नहीं जाऊंगा, तो अगर मॉल नहीं गया तो मूवी देखने का सवाल नहीं बना, या फिर मैं मूवी देखा तो इसमें ये अंडरस्टूड है कि मैं मॉल गया हूंगा, तभी तो मूवी देखूंगा। तो नॉट ए होगा, या तो मॉल जाऊंगा ही नहीं या फिर मूवी देख कर आऊंगा। समझ गए? तो इसीलिए नॉट ए और बी इसका सेट इक्विवेलेंट है। अब अगर ये वाली बात समझ गए हैं तो जहां जहां ये है ना उसको वैसे ही चेंज करेंगे। तो देख लीजिए, बी इफ बी देन ये वाली चीज, तो यहां पे सबसे पहले ए टू बी चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट ए और बी, नॉट ए और बी, और ये ए के साथ इंटरसेक्शन में है
और ये जो पूरी चीज़ है ये इफ़ बी देन ये है। तो हमें पता है पहले वाले में नॉट लगता है और फिर दूसरा होता है, तो इसमें पहले वाले में नॉट लगेगा बी और ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अब नॉट ए और बी और ये इंटरसेक्शन है, तो अब आप रूल जानते हैं कि जब इंटरसेक्शन होता है ब्रैकेट में तो ये ए इंटरसेक्शन नॉट ए तो वो 5 हो जाएगा, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉट बी है और ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन, देखो ए इंटरसेक्शन नॉट ए, तो आपको पता है ए और नॉट ए का इंटरसेक्शन 5 होगा, 5 और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो और ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसा आया। अब नॉट बी यूनियन 5, तो नॉट बी यूनियन 5, तो 5 का तो यूनियन कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बेसिकली नॉट बी बन गया यूनियन, फिर नॉट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखिए नॉट बी यूनियन के साथ है ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी और नॉट बी मतलब ये बेसिकली पूरा का पूरा ए आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी और पूरा का पूरा ए मतलब बेसिकली नॉट बी। हाँ, तो अभी ध्यान से ये नॉट बी यूनियन, अब ये वाला चीज़ है ना, अब इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या होगा, या फिर एक मिनट कर देते हैं, नॉट बी यूनियन ए, ये होगा नॉट बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन में नॉट बी यूनियन बी, तो नॉट बी यूनियन बी मतलब टोटल यूनिवर्सल आ जाएगा, यूनिवर्सल। तो अब यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन मतलब यही चीज़ हो जाएगा, तो ये हो गया नॉट बी यूनियन ए। अब नॉट बी यूनियन नॉट बी, तो नॉट बी ही रहेगा, नॉट बी यूनियन ए, तो यूनियन नॉट बी यूनियन ए, नॉट बी यूनियन ए। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आपको इक्विवेलेंट बना के देखना होगा, और जब आप बना के देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज बेसिकली मतलब ये सेम ही स्टेटमेंट है, तो दिस इज बेसिकली, अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, अब इसको सेट के इक्विवेलेंट मतलब वेन डायग्राम से देखना होगा। जब आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये यूनिवर्सल नहीं है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, नॉट बी यूनियन ए है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो नॉट बी यूनियन ए बेसिकली नॉट बी मतलब इसको छोड़ के बी को छोड़ के पूरा होगा ऐसा, और फिर इसका यूनियन है नॉट बी के साथ, तो नॉट बी के साथ यूनियन मतलब यही, तो ये यूनिवर्सल नहीं होता है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी काम करना होगा। अब ये तो बड़ा सिंपल सा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो ए होगा, तुम चाहो तो वेन डायग्राम से देख लो ऐसा, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला है और उसके साथ ए का यूनियन कर दें, तो ए का यूनियन मतलब ये पूरा, तो इसका तो आंसर ए है, तो ये भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, ये भी यूनिवर्सल नहीं हुआ। फिर नीचे आखिरी वाला सबसे आसान है, तो आखिरी वाला भी एक आसान है, देख लो, ए यूनियन बी और उसके ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये भी ए होगा, क्यों कि ये ए है, ये ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब पूरा, और इस पूरे का इंटरसेक्शन सिर्फ ए के साथ, तो सिर्फ ए के साथ मतलब आंसर इज ए। तो ये दोनों कट गए, ये वाला भी कट गया, तीसरा वाला आंसर बन जाएगा पक्का। और मतलब ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा समय बचाने के लिए वापस से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इसी तरीके से अगर आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओपन करने के लिए वही तरीका जो मैंने बताया था, नॉट ए और बी, दैट्स इट। ठीक है, चलो, तो ये इसी वाले को सिर्फ ओपन करके मैंने, ये सोल्यूशन है इसलिए इस वाले को ओपन करके यहाँ पे दिखा दिया है, बाकी एक को मैंने सॉल्व कर, मतलब बाकी तीनों को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस अगर किसी को इशू हो रहा होगा तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अगला, एन ऑर्डिनरी डाइस इज रोल्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स if the probability of getting an odd number 2 times is equal to the probability of getting an even number 3 times, then the probability of getting an odd number for odd number of times is। ठीक है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है प्रोबेबिलिटी में, देखिए कैसे बनेगा। क्या कहता है, कहता है कि एक डाइस को रोल किया गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 3 टाइम्स। तो अब मुझे नहीं पता डाइस को कितना बार रोल किया गया, तो डाइस को मानते हैं कि n बार रोल किया गया। अब उस n में से 2 बार ऑड आएगा, 2 बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी,
तो n में से कोई 2 को चुनेंगे। n में से 2 बार आने का चांसेस वो मैंने NC2 चुन लिया, और फिर ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1/2 होगा, और 2 बार ऑड आया तो 1/2 1/2। ठीक है, अब बचे हुए टाइम पे, अब जैसे n बार डाइस रोल किया गया तो उसमें से 2 बार ऑड आ गया, लेकिन बचे हुए टाइम तो इवन आएगा फिर। तो n में से 2 बार ऑड आया है, n-2 टाइम्स जो बचा हुआ टाइम से उस वक्त इवन आएगा, और इत्तेफाक से इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, क्योंकि जो डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। तो 1 3 5 ये हो गया ऑड, तो ऑड आने के चांसेस क्या है, 3/6। इवन आने के चांसेस क्या है, 2 4 6, वो भी 3/6। तो ऑड और इवन आने के चांसेस 1/2 है। तो अगर 1/2 है तो इवन के भी 1/2 प्रोबेबिलिटी, और इस पे पावर आएगा n-2। क्लियर? इज इक्वल्स टू, अब इवन आने का 3 बार, तो n बार डाइस रोल किया, उसमें से 3 बार इवन आना है, तो कोई भी NC3 ले लेते हैं, n में से 3 को चुनने के तरीके। अब इवन आने के जो का चांसेस है वो 1/2 होगा, पावर 3, और ऑड बच गया, तो ऑड आने के चांसेस n-3 टाइम्स में ऑड आएगा, ऑड 1/2, वही सेम 1/2 और पावर n-3। तो एक्चुअली में इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये NC2 जो है 1/2 पे पावर 2 इंटू 1/2 पे पावर n-2, ये हो जाएगा 1/2 पे पावर n, और यहाँ पे NC3 और ये भी हो जाएगा 1/2 पे पावर n, बिकॉज 3 और n-3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब आपका आ गया NC2 इक्वल्स टू NC3। ऐसी स्थिति में या तो ये बराबर और ये बराबर होते हैं, बट यहाँ पे 2 और 3 बराबर नहीं है, तो फिर दूसरा केस क्या बनता है कि n इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 + 3। तो 2 + 3 मतलब 5, मतलब डाइस को 5 बार रोल किया गया। ठीक है, तो अगर डाइस को 5 बार रोल किया गया, तो अब हमसे पूछा गया है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एक बार आए, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब एक बार आ सकता है, या 3 बार या 5 बार, 5 बार डाइस रोल किया गया, प्लस या फिर ऑड नंबर 2 बार नहीं, सॉरी 3 बार आए, या फिर ऑड नंबर 5 बार आए। अब ऑड नंबर के एक बार आने के चांसेस क्या है, लगा दीजिए भाई दिमाग। NC1 सॉरी 5C1, n तो पता है 5C1, 5 में से कोई एक बार, और ऑड आने के चांसेस 1/2 पे पावर 1, और बचे हुए टाइम पे इवन आएगा तो वो 1/2 पे पावर 4, प्लस 3 बार तो 5C3, 1/2 ऑड आएगा 3 बार तो 1/2 पे पावर 3, बचा हुआ 2 टाइम्स इवन आएगा तो 1/2 पे पावर 2, प्लस 5 तो 5C5, ऑड आने के 1/2 पे पावर 5 चांसेस। ठीक है, अब सब में दिख रहा है 1/2 पे पावर टोटल 5 ही रहेगा, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 5, तो 1/2 तो निकाल लीजिए, 1/2 पे पावर 5 निकाल लीजिए, बचा क्या 5C1 सबको पता है 5 है, प्लस 5C3, तो 5C3 5 हो गए 20 10 10 होगा, और 5C5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 होगा, हाँ 1 होगा, तो क्या आ गया 5 10 15 और 1 16 बटा 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, तो 16, ये क्या हो गया सॉरी 16 बटा 2 पे पावर 5, ये 2 पे पावर 4 है बटा 2 पे पावर 5 है, आंसर 1/2, सिंपल। तो हेंस यू गेट द आंसर 1/2। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं था, बस ये वाला समझने वाला पार्ट था। एक बार 5 आ गया फिर तो आप निकाल लोगे। चलिए अगला सवाल कहता है P and Q be two positive numbers such that P + Q 2 है और P पे पावर 4 + Q पे पावर 4 2 पे 272 है, then P and Q are the roots of the equation। P और Q किसके रूट्स हैं? चलिए बनाते हैं। अब मेरे को पता है P + Q 2 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तभी यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, तो P² + Q² + 2PQ इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब P4 और Q4 को P² Q² के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? तो आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आपको शायद पता हो, A² + B² को ऐसा लिख सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर - 2AB। ये तो 10th में पढ़ा होगा। यहाँ से जो 2AB निकलेगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये P4 Q4 को ऐसा ही बैठा सकते हैं, P² + Q², मतलब P² का होल स्क्वायर + Q² का होल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा उसको P² + Q² का होल स्क्वायर - 2P² Q²। उस P4 Q4 को लिखाऊं इक्वल्स टू 272। ठीक है, अब यहां से P² + Q² की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मेरे को यहां से मिलेगी। इसको मैं इधर भेज देता हूं, 4 - 2PQ, 4 - 2PQ।
ये वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, पूरे का स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 272। जानकारी के लिए मैंने पी स्क्वायर को ए माना है, क्यू स्क्वायर को बी माना है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इसको ए मानूंगा इसका बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा सिंपल आसान तरीका ये होगा कि आप पी और पी क्यू को टी मान लीजिए या के मान लीजिए। तो अगर इसको के मान लेंगे तो ये 4 माइनस 2k का होल स्क्वायर, अब सॉल्व करना आसान बनेगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू 8 टू 16k और प्लस 4k स्क्वायर और माइनस 2k स्क्वायर बराबर 272। नाउ 4k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इज 2k स्क्वायर माइनस 16k, ये 16 है, 272 को इधर ले आएंगे तो प्लस 16 माइनस 272 बराबर 0। तो 16 माइनस 272 266 256, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस नहीं माइनस 128 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व कीजिए। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग k 8 16 और 8 से बन रहा है, तो k माइनस 16 इंटू k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो k की दो जीरोज आए, 16 और 8, तो k इक्वल्स टू 16 और 8, मतलब पी क्यू की वैल्यू जो है वो 16 होगी या फिर 8 होगा। तो अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, 8 भी है 16 भी, अच्छा वेरी गुड। अच्छा ध्यान नहीं, सॉरी 8 नहीं माइनस 8 आएगा ना, ये प्लस 8 k प्लस 8 है, तो यहाँ पे माइनस 8 आएगा। तो अब अगर p और q माइनस 8 नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि p और q माइनस 8 होने के लिए एक को प्लस एक को माइनस ऐसा होना होगा, और ये वैल्यूज से दिख रहा है कि माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस वाले को इग्नोर करते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू 16 उठाते हैं, 16 के हिसाब से कौन सा बनेगा। और इन केस अगर मान लीजिए किसी को ऐसा डाउट है कि सर ऐसा नहीं होगा, कैसे होगा, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आप यहाँ से पी की वैल्यू जैसे निकाल सकते हैं 16/q, और ये 16/q उठा के यहाँ पर डाल दीजिए, डाल के क्वाड्रेटिक बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वो भी एक तरीका है, नो इश्यूज़। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर 16 वाला आ जाएगा। सिर्फ एक ही में 16 है कांस्टेंट, इसमें तो नहीं बनेगा। एक ये अच्छा ये सॉरी एक मिनट, ये भी नहीं बन सकता यार, वो भी करने की जरूरत नहीं है। पी क्यू की वैल्यू -8 है ना, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8 नहीं हो सकता। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8 नहीं हो सकता, तो अब आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 है, यहाँ 136 है, यहाँ प्लस 16 है, और यहाँ प्लस 2 है, तो सिर्फ 16 एक ऑप्शन बन रहा है जो कि हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 16, पी क्यू इक्वल्स टू 16। ठीक है, चलो समझ गए सारे, बड़े आगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है फंक्शन है r से r में, फंक्शन इज डिफाइंड बाय डिनोट्स द fx इक्वल्स टू x माइनस 1 का जिंट इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1/2 पाई वेयर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, देन डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो ध्यान दो, जो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहले तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस रहता है, मतलब कॉस तो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, और ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहता है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस हमेशा नहीं रहता, ये एक ही जगह पर डिसकंटिन्यूअस होता है, वो है इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीजर के टाइम पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से जरा, इंटीजर के टाइम पे ये 0 दे देगा, मतलब सॉरी इंटीजर के टाइम पे डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन उस टाइम पे ये 0 दे देगा, समझो। तो एक्चुअली में होगा क्या, जैसे मैं सर जिंट के बारे में बात करता हूँ, तो तुम इसको ऐसे समझो कि जैसे जिंट का कैसा रहता है, ये 0 से ऐसा चलेगा यहाँ पे ग्राफ, फिर ये यहाँ ऐसा चलेगा, फिर ऐसा ग्राफ ओपन, फिर ये ऐसा चलेगा, ऐसा होगा। तो हर इंटीजर वैल्यू पे ये गायब हो जाएगा, और इंटीजर वैल्यू पे गायब कैसे होता है, जंप मार देगा, ऐसा ही होता है। लेकिन जब मान लो जैसे तुमने यहाँ पे इसको 2 डाला, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, अब या 2 से थोड़ा सा ज्यादा डाला तो 2 पे तो 1 आ जाएगा, बट 2 प्लस डाला, जैसे ही 2 प्लस डालोगे खत्म। 2 अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे 2 से छोटा डाले तो नीचे आ जाएगा 1, और 2 से बड़ा डालोगे तो 2 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 2 पे 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब वो वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/2, तो 5π/2 ये ऑड इंटीजर ऑफ पाई है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शन है, कभी भी आपके पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें ये वाला फंक्शन ना
डिसकंटिन्यूअस हो रहा है इंटीग्रल वैल्यूज पे या किसी वैल्यू ए पे, बट जिस वैल्यू ए पे ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है उस वैल्यू ए पे ये जीरो हो जा रहा है, जी ऑफ ए उस वक्त जीरो हो जा रहा है। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन में जब एफ ऑफ ए आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और उस वक्त जी ऑफ ए आपका जीरो हो जा रहा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कंटिन्यूअस बन जाएगा, ये इसको डिसकंटिन्यूअस होने नहीं देगा। ठीक है, अभी मैं इसको वो मतलब ये एक्चुअली में पूरा एक क्लास का थ्योरी है, तो क्लास का थ्योरी तो उसमें मतलब मैं ही बताता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे आगे पीछे में ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि जब तुम इस पे वैल्यू लोगे तो इस पे वैल्यू तुमको यहाँ मिलेगा और इससे पहले लोगे, जैसे मान लो यहाँ तुमने 2 पे लिया, अब 2 से माइनस करोगे तो 2 से माइनस करोगे तो आंसर 1 आएगा, और जैसे ही 2 डालोगे या 2 प्लस डालोगे तो आंसर 2 आएगा। तो जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही प्रॉपर्टी है। बट जैसे ही आपने इसमें कॉस डाला और कॉस उस वैल्यू 2 प्लस या 2 माइनस पे वैल्यू 0 दे रहा है, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी को हटा देगा। तो हेंस ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है अगर आता है तो, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो फिर तुम बैठ के उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में इतना बड़ा प्रूफ कर नहीं पाओगे, तो फिर छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। तो अगर आता है तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स, अगर नहीं आता फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो कंटिन्यूअस होगा। इन केस अगर आपको नहीं आता हो तो आप बस पर्टिकुलरली इस एक टॉपिक का यूट्यूब पे सर्च करके इसका देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन कि ऐसा जंप डिसकंटिन्यूटी विथ मल्टीप्लाइड विथ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आंसर डी आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 इंडियंस एंड 8 फॉरेनर्स विच इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 इंडियंस एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स। अच्छा, मतलब कम से कम 2 इंडियन रखना है और इसका डबल फॉरेनर मतलब कम से कम 4 फॉरेनर रखने हैं। तो देन द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। सिंपल सवाल है, टोटल 6 इंडियन हैं और 8 फॉरेनर हैं, तो 2 इंडियन हो सकता है या 3 इंडियन हो सकता है, तो 3 होगा तो 6 फॉरेनर हो जाएगा, या 4 इंडियन हो सकता है तो 8 फॉरेनर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। देखो इंडियन अभी बचे हुए हैं बट फॉरेनर ख़त्म हो गए। ठीक है, इंडिया हमेशा रहेगा, फॉरेनर ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, तो 6 में से 2 को चुनने का तरीका 6C2, 8 में से 4 चुनने का तरीका 8C4, फिर वैसे ही 3, तो इसके लिए बन जाएगा 6C3 इंटू 8C6, और फिर आखिरी वाले का 6C4 इंटू 8C8। अब इन सबको ऐड करना होगा क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं, तो इन सबको ऐड करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब मेरे को पता नहीं सॉल्व करके कितना आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। 1625 आ रहा है, यही सेम तरीका 6C2 8C4 6C3 8C6 6C4 8C8। ठीक है, सबको ऐड करके सॉल्व करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वैल्यू ऑफ -15C1 प्लस 2 टाइम्स 15C2 माइनस 3 टाइम्स 15C3 डॉट डॉट डॉट। देखो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा क्लासिक प्रॉब्लम है ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। करते क्या है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स है, ठीक है, इस पे तुम पावर कुछ भी डालो, जैसे कुछ भी नहीं, यहाँ 15 डालना होगा बिकॉज 15 वाला है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है, तो माइनस प्लस तभी होता है जब आपका 1 प्लस एक्स ना हो बल्कि माइनस एक्स हो। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको माइनस कर देते हैं। जब भी प्लस माइनस ऑल्टरनेट में साइन चले मतलब प्लस नहीं है माइनस है, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया पावर 15। अब ये ओपन कैसे होगा, तो ये ओपन तो सिंपल हो जाएगा भैया, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस डॉट 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 C15 x15। अब इसमें करना क्या होता है, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो इधर पावर 15 इधर आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, पावर यहाँ 14 चला जाएगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो ये माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये 0, इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा सॉरी मैंने सारा प्लस लिख दिया, वेरी सॉरी। यहाँ पे प्लस माइनस जाएगा ना, बिकॉज माइनस है, तो जो ऑड पावर्स हैं एक्स के वहाँ माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस है। बिकॉज 1 माइनस एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स का ऑड पावर है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया -C1 प्लस ये डिफरेंशिएट हुआ है तो 2 टाइम्स C2x, फिर ये डिफरेंशिएट हुआ तो -3 टाइम्स C3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही ये -15 टाइम्स C15 x पे पावर 14 आ गया। तो अब आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 डालते हो, x की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो ये हो जाएगा -15 इंटू 0, ये तो खत्म हो गया 1 माइनस 1। यहाँ पे बचेगा क्या, -C1 प्लस 2C2 माइनस 3C3
प्लस डॉट 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 कहाँ तक, -15 जो आपको दिया हुआ है, -15C1 प्लस 215C2 माइनस 315C3, तो यही लिखा हुआ है ना, -C1 प्लस C2 माइनस C3 माइनस 3 टाइम्स C3 ऐसा करके। तो ये जो पूरी चीज़ आई है इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, ये पूरा -15 यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू 0। अब इसके बाद दूसरा एक कॉम्बिनेशन का पैटर्न है, 14C1 14C3 14C5 डॉट 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 14C11। अब इसके लिए आपको ठीक ऐसे ही सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, अब आप लिख लो 1 प्लस एक्स पे पावर 14, ये तो बड़ा सिंपल ओपन हो जाएगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 C14x14। ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये सीधा सीधा बन जाएगा 2 पे पावर 14 या 2 पे पावर 14 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 C14। लेकिन अपने को सिर्फ ऑड वाले टर्म चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, इसमें वैसे ही 1 प्लस एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स कर दीजिए। तो जब आप 1 माइनस एक्स करेंगे और फिर से लिखेंगे तो यही C0 माइनस C1 प्लस C2 ऐसा टाइप से आएगा, और फिर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये वाला फिर से पूरा का पूरा माजरा 0। जैसे ही आप 1 पुट करोगे, आप इसी को मानो ना, इसी को इमेजिन करो, बस यहाँ पे 1 प्लस एक्स के जगह पे माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 मैंने पुट किया, तो 1 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, और इन सब जगहों पे ऑड पावर ऑफ x के जगह पे माइनस आता है, तो यहाँ माइनस, C3 पे माइनस, ऐसा करते हैं, तो मैंने वो सारे माइनस वाले लिख दिया। अब C2 प्लस डॉट 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 ये C14। अब आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ऑड वाले टर्म्स चाहिए, तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस कर दो मतलब 2 पे पावर 14 माइनस 0, C0 माइनस C0 खत्म, C1 माइनस ऑफ माइनस C1, तो ये 2 टाइम्स C1 आ जाएगा। फिर वैसे ही C2 खत्म, फिर C3 माइनस ऑफ माइनस C3, तो 2 टाइम्स C3 प्लस डॉट 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 आखिरी बनेगा 2 टाइम्स C13। अब इन सबका 2 कॉमन ले लीजिए, इधर से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 पे पावर 13, ये बनेगा C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 C पे पावर 11 प्लस C पे पावर 13। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अपने को सिर्फ 11 तक पूछा है, 13 नहीं पूछा है, तो इतने की वैल्यू पूछी है, इतने की वैल्यू ये C13 इधर आके होगा, तो इतने की जो वैल्यू है वो आएगी 2 पे पावर 13 माइनस C13 इक्वल्स टू है C1 प्लस C3 प्लस डॉट 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 C11। तो देखते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है या पूछा है, दिया है। अच्छा, 2 पे पावर 13 माइनस 14 दिया हुआ है, तो C13 14 होता है, C13 बोले तो 14C13 की वैल्यू 14 आएगी, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 13 माइनस 14, तो वही चीज़ दिया हुआ 2 पे पावर 13 माइनस 14। तो आंसर इज दिस एंड हेंस वी हैव गॉट द आंसर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल कहता है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट इफ, ये इनकंसिस्टेंट होगा अगर। ठीक है, देख लेते हैं। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो इनकंसिस्टेंट होने का तरीका, जो रीज़न है वो ये है कि आपका डेल्टा 0 होना चाहिए। याद करो क्रैमर्स रूल, तो डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा मतलब इसका डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट का, और आपका कोई भी एक डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए या डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, कुछ भी, कोई भी एक हो जाए, तो डेल्टा सबसे पहले 0 करना ज़रूरी है। और मेरे को दिख भी क्या रहा है कि पहले तो डेल्टा लिखो, तो डेल्टा जब लिखोगे, देखो डेल्टा क्या है आपका, ये है 3 2 1, ये है -2 -4 और 2। ठीक है, और फिर क्या है -k -2 और -1। ठीक है, अब इसी की वैल्यू आपको इक्वल टू 0 करनी है, तभी आपको, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट बोला है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा 0 होता है और डेल्टा 1 नॉट 0 या डेल्टा 2 नॉट 0, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट तभी होगा। अब हमको डेल्टा 0 करना है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने लगा था, मतलब मैंने सोचा मैं सॉल्व ही कर देता हूँ तभी आएगा आंसर, लेकिन फिर मैंने ऑप्शंस पे ध्यान दिया। ऑप्शंस में मेरे को क्या दिख रहा है कि 2 ऑप्शंस हैं, या तो K3 होगा या तो K3 नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है यार, इसको सॉल्व करोगे तो K में ही आएगा, और जो भी होगा वो इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू ही आ रहा है ना, तो इक्वल टू आ रहा है मतलब एक ही चीज इक्वल टू में दिखा रहा है, K3, तो मतलब इसको सॉल्व करके मेरा आंसर K = 3 ही आने वाला है। कॉमन सेंस यहीं से लग गया। फिर दूसरा में मैंने देखा कि अच्छा डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 या तो 0 होगा, तो डेल्टा 1 मतलब ये 10 6 5m वाला उठा के पहले जगह रख दोगे। तो जब तुम पहले जगह रखोगे यहाँ पे 10 या कहीं पे भी रख दो, मान लो 10 6 5m
और ये बाकी वाला एज इट इज रहेगा -2 -4 2, और ये के की वैल्यू यहाँ से आ ही गई, तो -3 -2 और -1, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा ही कहता है क्रैमर्स रूल। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वो m नॉट इक्वल टू आएगा, हाँ जाहिर सी बात है। तो हमारे पास k इक्वल टू 3 के दो ऑप्शन है, उसमें एक में m बराबर है, एक में नॉट बराबर है। तो भाई मैंने सोचा ये तो कॉमन सेंस लग गया एकदम, m बराबर ही नॉट बराबर ही होना चाहिए, बिकॉज इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो भी सॉल्व करेंगे वो नॉट इक्वल टू आएगा। तो बस इस सवाल में आपको बता दूं, ऐसे ही सवाल जेई में आते हैं, ये एकदम जेई के पैटर्न से उठाया गया। तो इस सवाल में मेरे को देखा कि ये बहुत ही खूबसूरती से ये दिमाग भी लगाया जा सकता है, जो कि जनरली प्रेशर में नहीं लगता। तो जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं भी इसमें पहली बार में ये दिमाग नहीं लगाया था। देन आई रियलाइज कि अरे यहाँ पे ऑप्शन देखा जा सकता है। तो आपको भी इस बात का थोड़ा सजग रहना है एग्जामिनेशन के टाइम पे कि ऑप्शन देख के अगर बन गया तो बल्ले बल्ले टाइम बच जाएगा बहुत सारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है, इन केस अगर आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा हो तो ये यहाँ पे सॉल्विंग है, बहुत ही सिंपल सॉल्विंग है, तो सॉल्विंग देख लीजिएगा। चलिए अगला, 2 vertical poles are 150 मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज 3 times दैट ऑफ अदर। अच्छा, तो दो वर्टिकल ग्राउंड पे 2 वर्टिकल पोल हैं, एक है ये h मीटर का और एक है 3h मीटर का। ठीक है, 150 मीटर अपार्ट, ये दोनों 150 मीटर की दूरी पे हैं। बहुत बढ़िया। If from the middle point of the line joining their feet an observer finds the angle of elevation of their tops to be complementary, then the height of the shorter pole। ये तो 10th क्लास टाइप का सवाल है। यहाँ बीच में है कोई पॉइंट, एकदम बीचों बीच, तो ये 75 मीटर। यहाँ से किसी ने इसको देखा और किसी ने इसको देखा, तो ये वाला एंगल अल्फा है और ये 90 माइनस अल्फा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले वाले में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो हो जाएगा tan अल्फा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस h/75, इसको एज इट इज रहने दो। फिर यहाँ पे भी tan लगाओगे, तो tan इस बार 90 माइनस अल्फा लिखोगे। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 3h, बेस क्या है बेटा 75, tan अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है cot अल्फा, तो ये cot अल्फा के बराबर। अच्छा, cot अल्फा क्या होता है tan अल्फा का रेसिप्रोकल है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 75/h के बराबर है ये 3h/75। अच्छा, तो इसको इधर भेजा तो क्या आ जाएगा 75 स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, 75 स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। 3 को नीचे भेज दो, h की वैल्यू आ गई 75/√3। √3 काटो तो 25√3 इक्वल्स टू h। हेंस वी हैव गॉट द आंसर। सिंपल था ये तो, 25√3। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो पेपर सेट किया है इसमें 2-4 सवाल आसान डाले हैं, जस्ट विद दिस थॉट की जेई में भी आसान रहता है। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। इस पेपर में जो आसान सवाल डाले गए हैं वो ऑलमोस्ट आखिरी के आसपास डाले गए हैं। ये दिखाने के लिए कि जेई बहुत बार ऐसा करता है कि स्टार्टिंग में सवाल बहुत कठिन होते हैं और बच्चा उससे अपना मोटिवेशन लूज कर देता है, होप लूज कर देता है। तो हो सकता है इस टेस्ट को देने के टाइम पे बहुत बच्चे होप को लूज कर दिए हों, बट आखिरी तक जो बच्चा आया होगा उसको ये फील हो रहा होगा कि हाँ सर, आखिरी के 2-4-5 सवाल तो आसान थे, स्टार्टिंग में अगर हिम्मत हार गए होते तो आखिरी तक नहीं आते। ये स्ट्रैटेजी या माइंडसेट भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 20वां आखिरी एमसीक्यू है, इसके बाद इंटीजर टाइप है। कहता है R से R फंक्शन है f(x = 2x-1), डिफाइंड gx = x - ½ upon x - 1, देन द कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन f of gx। फॉग पूछा है आपसे, तो निकाल दो भाई। फॉग f के अंदर 2x के जगह पे डालोगे x - ½ अपॉन x - 1 - 1, ये है 2x के जगह पे। फॉग ऐसा ही होगा, मल्टीप्लाई कर दो 2x - 1 अपॉन x - 1 - 1, एलसीएम ले लो तो 2x - 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 1, आंसर इज x अपॉन x - 1। ये है फॉग। तो आपसे पूछा क्या है, 1 on 2, बोथ 1 and on 2, नीदर 1 on 2 बट नॉट 1 यार देखो ये तो सिंपल सा है, ये 1 भी है, on 2 भी है। अब अगेन मैं कैसे बता रहा हूँ, तो मैं तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक तरीका तो ये होता है लॉन्ग मेथड की, भाई आप fx1 को fx2 के इक्वल करो, और फिर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ x1 = x2 आ रहा है तो 1 दोगे। फिर on 2 के लिए क्या करोगे, y = x अपॉन x - 1 करो, निकालो x के जगह पे और देखो कि y अपॉन y - 1 इस टाइप का कुछ आ रहा है या कुछ जो भी यहाँ पे वही आएगा आ रहा है। तो अगर आपका डोमेन और रेंज मैच कर रहा है तो ऑन टू हो जाएगा। ये एक तरीका है, लेकिन लंबा जाएगा। दूसरा है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब अपने दिमाग से वैल्यू कुछ रैंडम 4-5 वैल्यू डालो,
देखो कि सारे वैल्यूज मैच कर रहे हैं ना, तो हाँ, तो ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू बनेगा। यहाँ पे कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लीजिएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह सॉल्व ही किया जाए, बिकॉज सॉल्व करोगे लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 1 एंड, एक मिनट, सॉरी, 1 1 एंड इनटू, सॉरी, ओके, मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया। अब ये वैल्यू आ गया फॉग का, फॉग इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, देखना है 1 1 आ रहा है ऑन टू आ रहा है। तो देखो 1 1 के लिए तो बड़ा सिंपल सा, 1 1 के लिए तो एक मिनट, हाँ, अब देखो ये फॉग की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखना है, अपने से पूछा है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है, क्या है। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये फॉग आ गया, अब इसको 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो 1 1 के लिए बड़ा सिंपल सा है कि भाई आप fx1 इक्वल्स टू fx2 कर लो और देखो x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है क्या। तो अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है मतलब 1 1 है, तो डाल के देख लीजिएगा ये आ रहा है। आप यहाँ पे x1 अपॉन, यहाँ पे लिखिएगा x1 अपॉन x1 माइनस 1 इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेना तो देखना ये आ रहा है। दूसरा ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए एक तरीका तो ये है कि भाई आप y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 लिखो, फिर सॉल्व करो, x की तरह वैल्यू लाओ और देखो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका ग्राफ भी बना के देख सकते हो। तो जब आप ग्राफ बनाओगे इसका तो आपको दिखेगा, जैसे ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये आप लिख सकते हो x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ऊपर वाले x को ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये 1 से, y वाला जो है ना, ये 1 से हमेशा ऊपर रहेगा और x में आप 1 नहीं डाल सकते इसमें, अगर आप 1 डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो x में ये 1, तो इसका ग्राफ ऐसा टाइप से बनेगा, आप बना के देखिएगा, इसका ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जब आप नेगेटिव डालेंगे, जब आप नेगेटिव, जैसे अब आप मान लीजिए आपने डाला 1 से छोटा 0.5 कुछ, हाँ 0.5 टाइप का डाला, तो 0.5 डालोगे 1/2 माइनस 1 नेगेटिव आ जाएगा और ये माइनस 1/2 आ जाएगा, ऊपर भेजोगे नेगेटिव आ जाएगा। डाल के देखो, तो अब जैसे ही तुम x का वैल्यू 1/2 से मतलब 1 से छोटा करते हो तो 1/2 डाल, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 ऊपर चला गया, -2 1 -2 -1। अब देखने वाली बात ये है कि अब आपका जो बाकी का जो ग्राफ बनेगा वो इधर आएगा। तो आप देखोगे कि इसमें, मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, देखो ऐसा, ये ग्राफ ऐसा सा बनेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें सारे के सारे वैल्यूज नहीं लिए गए, इधर वाला रीजन खाली है और इधर वाला रीजन खाली है, देख रहे हो। लेकिन अपने को डोमेन और रेंज में ये पूरा रियल नंबर दिया हुआ है, सिर्फ एक वैल्यू हटाई गई है 1। तो जब पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये वाला पूरा रीजन खाली है, ये वाला पूरा रीजन खाली है, तो ऑन टू तो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑन टू में कुछ रेंज में खाली नहीं रहता। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ इन टू है, एंड हेंस यू विल गेट एन आंसर। ये वाला ऐसा बनेगा, यू विल गेट एन आंसर कि भैया ऑन टू तो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है। तो हेंस ऑप्शन इज ए, दिस इज द आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, चलो अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये सवाल कहता है, लेट 3 वेक्टर्स a, b and c be such that c is coplanar with a and b, a dot c is 7 and b is perpendicular to c, where a is minus I plus j plus k and b is equals to 2i plus k, then the value of 2 times mod of a plus b plus c का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि a b c such that c is coplanar with a and b, और इसमें पूरे में a दिया हुआ है अपने को, सॉरी, इसमें पूरे में अपने को a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, लेकिन c नहीं दिया हुआ है। तो c जो है ना अपना, वो कोप्लानर है, किसके साथ, a और b के साथ। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि b और c आपस में परपेंडिकुलर है।
तो अगर बी और सी आपस में परपेंडिकुलर हैं और ए बी सी के साथ कोप्लानर है तो कैसे बनेगा समीकरण? तो जरा ध्यान से समझना। सी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सी को आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेमडा टाइम्स बी क्रॉस बी। अब ये मैंने कैसे किया? देखो ए क्रॉस बी मतलब वो ए और बी से परपेंडिकुलर है, कोप्लानर विथ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ए और बी, हाँ ए और बी से वो परपेंडिकुलर बनाया तो ए और बी से परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन फिर मतलब इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये दोनों से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो ऐसा बाहर होगा। लेकिन फिर मैंने इसको इसी जो बाहर निकला हुआ वेक्टर है ना, इसी के साथ इस बी का फिर से क्रॉस कर दिया, इसका और ये बी का। तो जो क्रॉस करूंगा वो वापस से यहाँ आ जाएगा, मतलब इसी प्लेन में आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए ए क्रॉस बी में वापस से बी को क्रॉस किया है ताकि वापस से ये प्लेन में चला जाए। जैसे ए क्रॉस बी की वजह से बाहर निकला प्लेन से, और जब प्लेन से बाहर निकला तो इस वेक्टर को वापस बी के साथ क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा जो वापस से प्लेन में चला जाएगा। तो ए बी सी प्लेन में हो गया एंड एट द सेम टाइम बी से क्रॉस करने की वजह से ये वापस बी से परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इतना ज़्यादा पेचीदा काहे किया? इसके अलावा कोई उपाय नहीं था, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। और तुम और क्या तरीका लगाते जिससे तुम सी को लिख सकते थे? तो यहाँ पे सिर्फ एक अननोन आया लेमडा। एक तरीका ये भी था कि मैं सी को लिख देता x टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जे प्लस जेड टाइम्स के, और उस तरीके से भी मेरे को 3 कंडीशंस लगाने पड़ते। पहला, मैं a डॉट सी को 7 करता, फिर मैं b डॉट सी को 0 करता, और फिर मैं ए बी सी को कोप्लेनर करने के लिए इसका मॉड लेके वो 0 करता। वो तरीके होते, बट वो 3 इक्वेशंस बनते, लंबा टाइम लगता। तो इसीलिए सबसे सिंपल तरीका यही है। यहाँ पे तुमको एक बार मतलब 2 बार क्रॉस करना होगा, क्रॉस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग जाएगा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है भाई? सी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, तुम लिख दोगे बी डॉट बी टाइम्स ए माइनस बी डॉट ए टाइम्स बी, ठीक है। चलिए, तो अब बी डॉट बी, तो बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर, तो मॉड बी का स्क्वायर, अब इसका 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया 5 टाइम्स ए, माइनस बी डॉट ए, इन दोनों का डॉट करें तो -2 और +1, के और के 1 और -2 तो -1, तो ये हो गया -1 और एक माइनस पहले से है तो ये हो गया +c, ये लेमडा टाइम्स। तो 5a + c करना है आपको। 5a + c मतलब -5, एक मिनट, c कैसे आ गया? सॉरी, b डॉट ए बी है, सॉरी, 5a + b, तो -5 + 2, -5 + 2 -3, उसके बाद 5j और यहाँ पे है ही नहीं j, तो 5j, फिर 5 टाइम्स में 5k + k तो 6k, और इन सब में लेमडा मल्टीप्लाइड है बाहर। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारे पास c आ चुका है। अब ये जो c है इसकी वैल्यू कैसे पता करोगे? तो यहाँ दिया हुआ है a डॉट सी की वैल्यू 7, लगा दो a डॉट सी मतलब ये जो c है -3 लेमडा, इसको डॉट करना है इसी के साथ, तो -1 × -3 लेमडा मतलब 3 लेमडा, फिर 5 लेमडा × 1 तो +5 लेमडा, फिर 6 लेमडा × 1 तो +6 लेमडा, और इन सब की वैल्यू इक्वल्स टू 7, a डॉट सी क्या था? 7 है, तो 6 5 11 3 14, तो 14 लेमडा इक्वल्स टू 7। अब 14 लेमडा इक्वल्स टू 7 है तो लेमडा की वैल्यू 1/2 है, लेमडा की वैल्यू 1/2 है। तो हेंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा मिल गया तो c मिल गया, और c मिलने के बाद अब अपने को a + b + c करना है। ठीक है, तो a + b + c कर दो। c क्या है? λ/2 का, तो -3 5 6, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ c -3/2 + 5/2 + 6/2। ठीक है, अब आपके पास a पता है, b पता है, तो कर ही लो। -1 + 2 1 आया, 1 - 3/2 -1/2, तो -1/2 आई, फिर j में क्या आएगा? 1, और यहाँ पे है ही नहीं, 1 + 5/2, 1 + 5/2 7/2 होता है, तो +7/2 j, और फिर k में 1 + 1 2, और यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 और 2 5, तो +5k। ये आपका आ गया a + b + c। इसका मॉड निकाल, अच्छा a + b + c अभी आया है,
मॉड का स्क्वायर पूछा है हमसे, मॉड का स्क्वायर, तो और उसमें 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, रूट अंडर लगाना नहीं होगा, सबका स्क्वायर करके लिख दो, तो 1/4 प्लस 49/4 प्लस 25। सॉल्व करेंगे तो ये 50/4 है, जो कि 25/2 हो जाएगा, 75/2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 2 × 75/2 है, तो आंसर इज 75। तो इसका आंसर 75 आना चाहिए, हाँ 75 आ रहा है, इंटीजर टाइप, वी हैव गॉट द आंसर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, इफ द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज अ सोल्यूशन आर p and q रेस्पेक्टिवली, देन 4 टाइम्स p² प्लस q² इज इक्वल टू। ठीक है, क्या बोला, तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, i मतलब आयोटा है। ठीक है, तो z प्लस अल्फा टाइम z-1 का मॉड प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0 हैज अ सोल्यूशन, और अल्फा रियल है। ठीक है, तो पहले तो z को लिख लेते हैं, तो अगर मैं z को लिखूं, z क्या होगा, x प्लस आयोटा y, और प्लस अल्फा टाइम्स मॉड ऑफ क्या, x-1 प्लस आयोटा y, इसका मॉड लेना है, और प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0 है। तो लिख लो भैया, x प्लस आयोटा y प्लस अल्फा टाइम्स रूट अंडर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² और प्लस 2 आयोटा बराबर 0। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट x प्लस अल्फा टाइम्स रूट अंडर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y², ये है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट 0 होगा, बिकॉज अगर टोटल ही 0 है तो रियल भी 0, इमेजिनरी भी 0। इमेजिनरी क्या है, y है और 2 है, तो y प्लस 2 है, ये है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी भी 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2, ये -2 उठा के इसमें डाल देते हैं, तो ये बनेगा x प्लस अल्फा टाइम्स रूट अंडर x-1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर 0। ठीक, x को उधर भेज दीजिए, ये रूट वाला भी उधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी x की नहीं, अल्फा की, क्योंकि अपने को अल्फा निकालना है। अल्फा की वैल्यू -x अपॉन रूट अंडर x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, सो दैट कि यहाँ का रूट हट जाए, रूट हट जाएगा तो हम इसको अच्छे से आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज कह रहा है लीस्ट एंड लार्जेस्ट रियल वैल्यूज, तो लीस्ट एंड लार्जेस्ट तो तभी निकलेगा जब डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल दें। तो मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया x² अपॉन नीचे आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4², नहीं 4² नहीं प्लस 4, सॉरी प्लस 4। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट u/v के फॉर्मूले से x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x माइनस x² इंटू 2 टाइम्स x-1, दैट्स इट इक्वल्स टू 0। अब ये इसमें 2x से मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 2x² इंटू x-1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्यूबिक बनता हुआ दिख रहा है, और डिनोमिनेटर ऑब्वियसली आएगा, बट वो डिनोमिनेटर में को मैंने इक्वल टू मान के 0 कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2x³ बनेगा और यहाँ पे 2x³ बनेगा, तो ये 2x लिख रहा हूँ, ये 2x³ माइनस 2x तो -4x² और प्लस 1 तो प्लस 2x, और यहाँ पे आएगा 8x और ये बनेगा -2x³ और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग माइनस प्लस 2x² इक्वल्स टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है 2x³ गया, -4x² प्लस 2x² माइनस 2x² उधर भेज देते हैं, 2 और 8 10 वो उधर भेज देते हैं, तो ये आ गया 2x² और उधर जाके -10x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 2x कॉमन ले लेंगे, x-5 आ रहा है इक्वल्स टू 0, हेंस x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो x की वैल्यू 5 होगी। तो दो वैल्यूज आई, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। तो डाल लेते हैं इसमें अल्फ़ा, एक बार 0 डालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, तो 0 डालोगे तो साफ 0 ही आ रहा है। 5 डालो तो 5 का स्क्वायर 25, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर और 4 मतलब 16 और 4 20। तो अल्फ़ा स्क्वायर जब मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो 0 आ रहा है, और जब मैं x की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है 5 का स्क्वायर बटा
5 - 1 4 का स्क्वायर 16 4 20, तो 25/20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 से कट जाएगा या 5/4 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 5/4 के बीच में, दोनों इंक्लूसिव इसलिए क्योंकि ये वाली वैल्यूज हाँ इक्वल टू में है बिल्कुल। तो 0 से 5/4 आ गया। अब अगर अल्फा स्क्वायर 0 से 5/4 आया, बट अपने को पूछा था अल्फा, अपने को क्या पूछा है अल्फा, लीस्ट और लार्जेस्ट। तो अगर 0 से 5/4 के बीच में है तो अल्फा का मिनिमम जो हो जाएगा दैट विल बी -√5/2, और अल्फा का जो मैक्सिमम हो जाएगा दैट विल बी √5/2। ठीक है, तो माइनस मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया है। अपने को बोला है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू P और Q है, मतलब यही है अल्फा मिनिमम अल्फा मैक्सिमम। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और 4 से मल्टीप्लाई, तो 5/4 प्लस 5/4 आंसर 10। तो 10 शुड बी द आंसर। हाँ 10 इज द आंसर, हेंस वी हैव गॉट द आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इंटीग्रेशन है -a से a mod x प्लस mod ऑफ x - 2 dx इज इक्वल्स टू 22, ये आ रहा है, और यहाँ पे a की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिंट x है जो x से छोटा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो a से -a, तो यहाँ बोल रहा है x प्लस जिंट x ये इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -a से a mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x - 2, इसकी वैल्यू 22 दी हुई है। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से। तो पहले तो ये समझो कि अगर a 2 से, मतलब a जो है ये जो लिमिट जा रहा है ये 2 से बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो ये समझते हैं -a से 0 में इसके बीच में तो mod x नेगेटिव होगा, तो -x लिखते हैं, और x - 2 ये तो 2 से आगे में पॉजिटिव होगा, उसके पहले तो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, मतलब -x + 2 ये बन जाएगा पहला, प्लस 0 से, अब 0 से 2 लेके, 0 से जब 2 लेंगे तो mod x तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा x - 2, क्योंकि ये पॉजिटिव तभी होगा जब x 2 से बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब -x + 2 हो जाएगा। और फिर तीसरा, अब तीसरा बनेगा 2 से a, जहाँ तक भी है a, इसमें ये भी पॉजिटिव, तो x + x - 2 ये हो गया dx। ठीक है, आप देखो सॉल्व करते हैं। तो -x - 2x का इंटीग्रेशन -x², बिकॉज बाई 2 जो आएगा वो 2 से कट जाएगा, और प्लस 2x, कहाँ से 0 से a, सॉरी -a से 0 प्लस ये x गया, सिर्फ 2 बचा, 2 का इंटीग्रेशन 2x, कहाँ से कहाँ 0 से 2, प्लस x 2x का इंटीग्रेशन x², और -2x, कहाँ से कहाँ 2 से a। क्लियर, ये सब की वैल्यू दी हुई है 22, इसी की वैल्यू 22 है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 0 डालेंगे तो ख़त्म, -a डालेंगे तो -a² - 2a, और इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। फिर प्लस इसमें 4 - 0 तो 4, प्लस इसमें a² - 2a, और फिर -4 - 4 बराबर 22। ठीक है, चलो जी अब ध्यान से देखो, यहाँ पे +a², यहाँ पे a², क्या हो गया 2a², माइनस प्लस 2a, और यहाँ पे -2a, तो ये +2a - 2a ख़त्म हो जाएंगे। ये 4 है, ये दोनों तो ख़त्म हो गए, तो ये जो 4 है इसको उधर भेज दो, तो हो जाएगा 22 - 4 मतलब 18। तो ये 2a भी ख़त्म हो गया, 2a² = 18, 2a² = 18 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 आएगी। -3 इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज a > 2 लिखा है, यहाँ पे a² 9 आएगा, तो a + -3, a की वैल्यू 3। अब जैसे ही आपके पास a की वैल्यू 3 आई है, मतलब -3 से 3 में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसा निकालना है। अब देखो इंटीग्रेशन -3 से 3 x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx कैसे लिखेंगे, -3 से -2, -3 से -2, तो ये तो भाई x ही रहेगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, तो -3 से -2 अपना छोटा वैल्यू लेता है, तो छोटा वैल्यू मतलब -3, तो x - 3 इंटीग्रेशन प्लस फिर -2 से -1,
फिर x माइनस 2 प्लस -1 से 0 x माइनस 1 फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 तो x प्लस 0 dx प्लस 1 से 2 x प्लस 1 और dx प्लस 2 से 3 फिर x प्लस 2 dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे क्या होगा कि जब ऐड करेंगे, अब सबको इंटीग्रेट करोगे तो इन सब का तो एक्स स्क्वायर पहले का आ जाएगा, दूसरे वाले का -3x -2x -x और उसके बाद लिमिट पुट करना है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब आप लिमिट पुट करेंगे अपन, तो जैसे एक में करके देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ, -3 से -2, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ, -2 से -1। तो इन सब में इनका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते चलना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं मतलब ये ऐसा आएगा, मैं आगे भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ, -2 से -1 है, -1 है, और फिर ये है -1 से 0 है, फिर इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। अब नीचे वाले में देख लो, तो ये है बेटा -3x कहाँ से कहाँ, -3 से -2, और फिर वैसे ही आ जाएगा प्लस -2x आ जाएगा कहाँ से कहाँ, -2x आ जाएगा तुम्हारा -2 से -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, ये जो स्क्वायर वाले सारे टर्म है इसका एक पैटर्न बनेगा, तो पैटर्न बना दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर फिर प्लस -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर फिर प्लस 0 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर फिर प्लस 1 स्क्वायर -0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। आखिरी वाला जो 3 है तो इसमें x स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 3 स्क्वायर -2। अच्छा, और ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज़ भूल गया, सब में x स्क्वायर बाई 2 आएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो इसमें भी यहाँ पे भी 1/2 ले लेते हैं, ये आ गया स्क्वायर वाला। उसमें देखने वाली चीज़ क्या है समझना, ये -2 का स्क्वायर हो चाहे 2 का स्क्वायर, आंसर तो 4 आएगा। ये 4 और ये आखिरी का 4 गया, फिर वैसे ही आखिरी का जो 3 स्क्वायर है और इधर का 3 स्क्वायर माइनस में गया, फिर इधर का 1 स्क्वायर, इधर का 1 स्क्वायर गया, इधर का 2 स्क्वायर, इधर का 2 स्क्वायर गया, 0 0 तो ऐसे भी 0, तो ये एक्स स्क्वायर वाला सारा टर्म 0। अब ठीक वैसे ही नीचे आ जाओ, -3x है। अब देखो इसमें -3 को साइड रखते हैं, -2 माइनस ऑफ -3 ऐसा ही डालेंगे तो ये -3x में कैसे जाएगा, -3x में ऐसे जाएगा कि एक बार -2 डालेंगे फिर माइनस ऑफ -3 डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x में ऐसे ही जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 1, ये +3 हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से जब यहाँ डालोगे तो -1 माइनस ऑफ -2 ये भी 1 आएगा, और हर बार ही 1 आएगा, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब में 1 का ही डिफरेंस है, तो हर बार 1 आएगा। तो जो नीचे वाली है उन सब का वैल्यूज क्या आएगा, उन सब का वैल्यू आएगा -3 फिर -2, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, -3 फिर -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और 2 पे रुक जाएगा। क्यों, देखो आखिरी जो टर्म है 2 से 3, इसमें x + 2 ही है, ये 2 से आगे नहीं गया। कहाँ से शुरू हुआ है, x - 3 x - 2 x - 1 0 1 2, दैट्स इट, 2 पे रुक गया है, तो ये रुक जाएगा तुम्हारा 2 पे। अब -2 गया, 1 गया, 0 खत्म, आंसर इज -3। सो हेंस फाइनली इसका आंसर -3। और -3, अब ध्यान दो, एक्चुअली में यहाँ पे क्या था, मैंने सॉल्व किया था इस तरीके से, -3 से 3, हमेशा हम नीचे छोटा लेते हैं ऊपर बड़ा लेते हैं, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उस वक्त मैंने उल्टा कर दिया था, बट ये है a से -a, ऐसा ही है ना, a से -a, तो अगर उल्टा लिमिट लगेगा a से -a, तो ये जो -3 है ये पलट के आंसर क्या दे देगा, +3, एंड हेंस आंसर इज +3। सबको समझ में आया? चलो, हाँ, तो आंसर 3 आ गया। चलो, सो लेट M बी एनी 3x3 मैट्रिक्स। अगला सवाल, विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2, एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें 0 1 2 ये 3 एंट्रीज है। अब इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे
द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मेट्रिसेस फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ m ट्रांसपोज एंड इनटू m इज 7। तो देखो कैसे होगा। तो m कोई मैट्रिक्स, मेरे को नहीं पता क्या मैट्रिक्स है तो मैं मानता हूं कि m जो हमारा मैट्रिक्स है वो है a b c d e f g h i, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा a d g b e h और c f i। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला है, ऐसा ही बोला है। अब ध्यान से देखो, मैं पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इधर का हॉरिजॉन्टल इधर के वर्टिकल के साथ। तो मैंने m मान लो, इसको m लिख दिया और ये है मेरा m ट्रांसपोज। अगर मैं इसको m मानता हूं तो ये m ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका देखो ट्रांसपोज लिखा हुआ है, हमको बोला भी है ये m ट्रांसपोज इनटू m। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो पहला टर्म आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मेरे को ये दूसरा वाला टर्म नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली डायगोनल वाला टर्म चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो उसके लिए मेरे को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकेंड रो डी डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट बनेगा ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और वैसे ही तीसरा डायगोनल जो होगा उसके लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो जी जी एच एच आई आई। तो जो तीसरा बनेगा वो बनेगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। तो मेरे को डायगोनल के एलिमेंट्स मिल गए। हमें बोला क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम मतलब साफ साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ये पूरा सारे के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का एडिशन, ठीक है। इज 7, ये 7 होना चाहिए, ठीक है। अब और यहां पे नंबर्स क्या डाल सकते हो, 0 1 2। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2। तो अगर मैं 2 का एक स्क्वायर ले लेता हूं तो दूसरा नंबर 2 ले ही नहीं सकता, बिकॉज 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 आ गया, दूसरा 4 लोगे तो 8 हो जाएगा। बट 7 टोटल सम कितना चाहिए, टोटल सम 7 चाहिए। तो 4 ले लिया, मतलब अब मेरे को प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर लेना होगा। तो मेरे को, और मेरे पास टोटल क्वांटिटी 9 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 क्वांटिटीज, जिसमें से एक को मैं 2 ले सकता हूं, 3 को 1 और बाकी को मेरे को 0 लेना पड़ेगा। 0 0 0, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि मैं सारे को 1 ले लूं, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऐसा करते करते 7 बार 1 स्क्वायर और बचे हुए 2 0, ये हो सकता है, तब 7 आएगा। तो अब देखो इन सब में 7 और ये, मतलब ये इस तरीके होंगे और ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं। तो 2, मेरा कोई भी एक एलिमेंट 2 बने, ये कैसे पता करूंगा, तो 9 में से कोई एक चुन लूंगा, 9C1, 9 में से कोई एक चुनो जो 2 बनेगा, इनटू बचे हुए 8 में से किसी 3 को चुन के 1 डाल दूंगा, तो 8C3। और जो रिमेनिंग बच गया उन सब पे 0 जाना है, तो उसके लिए चुनने की आवश्यकता नहीं है, उन सब पे 0 जाएगा। तो इतने मैट्रिक्स बनेंगे जिसके अंदर 2 एक एलिमेंट होगा और 1 3 एलिमेंट होंगे। तो 9C1 इंटू 8C3 सॉल्व करो तो 9 इंटू 8 7 6 8 7 6 8 7 56 ऐसा आ रहा है। और वैसे ही यहाँ पे देख लो, अपने को 1 चाहिए, तो कोई भी 9 में से कोई भी 7 एलिमेंट चुन लेंगे। तो 9C7 मतलब 8 9 72 और 36 36। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, 9 6 54 4 9, ये 504 आ रहा है, 504 प्लस 36 आंसर इज 540। 540 ऐसे मैट्रिक्स होंगे मेरे पास जिनके डायगोनल का सम करेंगे अगर m ट्रांसपोज इनटू m में, तो उसका डायगोनल का सम 7 आएगा। 540 मैट्रिक्स आ गए, सिंपल था। थोड़ा सा वैसे दिमाग लगाना था, बाकी उतना कठिन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6 इज अ कॉर्ड टू अनदर सर्कल c डैश हुज सेंटर इज 2,1 देन इट्स रेडियस इज। देखिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर देख लेते हैं पहले, 1,3 है सेंटर, और रेडियस कितना आएगा भाई, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 और माइनस 6, तो 2 आ रहा है। फॉर्मूला लगाया, अगर नहीं किसी को पता है फॉर्मूला, तो रेडियस इक्वल्स टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6, कॉन्स्टेंट वाला 6। अब तो ये सर्कल का डायमीटर
किसी दूसरे सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। अच्छा, ये इस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि जैसे मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे, बड़े वाले सर्कल का, तो ये कह रहा है 2,1 है और इसका सेंटर जो है ये है 1,3, ठीक है। इसका रेडियस 2 है, ठीक है। तो हमें कहता है बड़े वाले का रेडियस बताना ये, तो मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर पहले डिस्टेंस निकाल लूँ, पाइथागोरस लगा दूंगा, तो 2,1 और 1,3 में निकाल दूंगा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस d लिख देते हैं, डिस्टेंस d, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर और 1 - 3 2, 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया √5। तो ये वाला डिस्टेंस है √5 और ये वाला डिस्टेंस है 2, तो √5 + 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, ये रेडियस, तो ये कैपिटल रेडियस क्या आएगा, √2² + √5 का स्क्वायर, 5 4 9, आंसर इस 3, रेडियस आ गया। बल्ले बल्ले, क्या बात है, सिंपल था यार। तो hence we have got the radius 3 and hence we have come to the conclusion of today's session. So ladies and gentlemen, I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और आपको और ऐसे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द लिंक, तो आपको उस लिंक पे मिल जाएंगे सारे टेस्ट, जो टेस्ट मैं बनाया हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा सो दैट कि फीडबैक रहे और नेक्स्ट कंटेंट को मैं और अच्छा कर सकूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।